हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 9th के बुक पनोरमा पार्ट 1 के का दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर आयाती को पढ़ेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे। और इस पाठ को, इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा दिखेगा और आप इसके सभी प्रकार के प्रश्नों को निश्चित रूप से आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है आयाती। अभी तक प्यारे बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। आयाती जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है, और ये कहानी महाभारत से ली गई है। और इसी महाभारत के लघु कहानी को, शॉर्ट स्टोरी को हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The story has been rendered in English. C. Rajagopalachari। इसमें कह रहा है कि कंपाइल्ड का मतलब होता है संकलित करना, और एडिटेड का मतलब होता है संपादित करना, और रेंडर्ड का मतलब होता है रूपांतरित करना यानी ट्रांसलेट करना। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, स्टोरी मतलब कहानी, पब्लिश मतलब प्रकाशित करना। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस स्टोरी यानी ये जो कहानी है ना वो महाभारत से ली गई है। टेकन फ्रॉम द महाभारत, फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया यानी भारत के जो धार्मिक कहानियों का संग्रह है उससे ली गई है। कंपाइल्ड संकलित की गई है, अनएडिटेड प्रकाशित संपादित की गई है चमन लाल के द्वारा। संकलन इसका जो है वो स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया और महाभारत से ली गई है, और इसका जो संपादित करने का काम किया है वो चमन लाल ने किया है, और इसको पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका प्रसारण हुआ है, प्रकाशन हुआ है। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड, और ये जो कहानी है वो रेंडर्ड हुई है, रूपांतरित हुई है इन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, करने का काम जो किया है वो सी राजगोपालाचारी ने किया है। किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयाती कहानी पे हम लोग चलते हैं। कहानी कह रहा है कि इंपेरर आयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ पांडवाज। पांडव को तो आप लोग जानते होंगे, महाभारत तो आपने देखा होगा, उसमें कौरवों और पांडवों के बीच कितना बड़ा युद्ध हुआ है। और उसी पांडव के ये पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज। उसी पांडव के ये जो आयाती हैं वो पूर्वज थे। इंपेरर मतलब होता है सम्राट। तो उन्हीं पांडवों के ये पूर्वज थे। कौन? आयाती, सम्राट आयाती। ही हैड नेवर नोन डिफीट का मतलब होता है पराजय। उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, हार उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्र, एडोर द गॉड, वेनेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन। डिक्टेट्स मतलब होता है नियम, डिक्टेट मतलब नियम, एडोर मतलब श्रद्धा, वेनेट मतलब होता है सम्मान, डिवोशन मतलब त्याग। तो कह रहा है कि उन्होंने ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्र यानी शास्त्र के नियमों का पालन उन्होंने किया। एडोर द गॉड भगवान में उन्होंने सच्ची श्रद्धा रखी। वेनेटेड हिज एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों का उन्होंने सम्मान किया। विथ इंटेंस डिवोशन यानी पूरे त्याग के साथ, डिवोशन के साथ अपने पूर्वजों का उन्होंने सम्मान किया। ही बिकेम फेमस एज रूलर ऑफ डिवोटेड टू वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब प्रजा से है, यानी वो फेमस थे, प्रसिद्ध थे अपने प्रजा के कल्याण के लिए। वेलफेयर मतलब कल्याण।
अपने प्रजा के कल्याण के लिए वो बहुत ही फेमस थे। आगे बढ़ेंगे। ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। कह रहा है कि वो असमय ही, प्रीमेच्योरली मतलब होता है असमय, कर्स मतलब श्राप ना, तो कह रहा है कि ही प्रीमेच्योरली ओल्ड, वो असमय ही बूढ़े हो गए बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण, फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया, जिसके कारण उनके जो ससुर थे शुक्राचार्य, उनको गुस्से में आकर श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? प्रीमेच्योरली ओल्ड, यानी असमय ही बूढ़े हो जाने का श्राप दे दिया उनको। इन द वर्ड ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत, महाभारत यानी महाभारत के कवि के शब्दों में यदि कहें, अयाती अटेन दैट ओल्ड एज, अयाती ने वह बुढ़ापा पाया, विच डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, ब्यूटी, सुंदरता को। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, जो सुंदरता को खत्म कर देता है। ब्रिंग्स ऑन मिजरी, मिजरी मतलब दुख, और उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब, यह आवश्यक नहीं है, आवश्यकता नहीं है डिस्क्राइब करने की, वर्णन करने की। मिजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेंडेड इनटू एज। कह रहा है विगोरस मतलब होता है जोश, विगोरस मतलब जोशपूर्ण, और कह रहा है कि जो ये आवश्यकता नहीं है कहने की जो कैसे ये जो दुख है, यानी असमय ही बूढ़े हो जाने का दुख, सडनली ब्लाइटेंडेड इनटू एज, अपने एज से ये करने लगता है, दुखदाई बना, जीवन को दुखदाई बना देता है। ठीक ना। आगे कह रहा है कि वेयर द हॉरर ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाय द पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। एक्सेंचुएटेड मतलब होता है बल, एक्सेंचुएटेड मतलब बल, पैंग्स मतलब होता है कष्ट, पैंग्स मतलब कष्ट, और रिकलेक्शन मतलब होता है याद। कह रहा है कि क्योंकि यहाँ यादों के दंश गंवाने के भय को बढ़ा देता है। कहने का मतलब कि यहाँ याद जो है ना, याद करने की जो भय है, हॉरर ऑफ लॉस, यानी भय को बढ़ा देता है, यानी यादों के दंश को गंवाने के भय को ये क्या कर देता है और बढ़ा देता है, पुराना स्मरण, बल, उसको बल दे देता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अयाती हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, अयाती ने जो पाया अपने आप को, हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, अचानक ही एक बूढ़े आदमी के रूप में, वाज स्टिल हंटेड बाय द डिजायर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट, जब वो अपने आप को अचानक ही बूढ़े अवस्था में पाता है ना, तो वाज स्टिल हंटेड, वो हंटेड हो जाता है, भयभीत हो जाता है, बाय द डिजायर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट, यानी उसकी जो अंदर की सेंसुअल एंजॉयमेंट यानी इंद्रिय आनंद लेने की जो इच्छा थी, उससे वो भयभीत हो जाता है। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उसके 5 सुंदर सुंदर बेटे थे। ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लिस्ड, वर्चुअस मतलब होता है सदाचारी, एकम्प्लिस्ड मतलब परिपूर्ण, यानी सभी उसके 5 जो बेटे थे ना, वो सदाचारी थे और परिपूर्ण थे, हर गुण में संपन्न थे। अयाती कॉल्ड देम, अयाती ने उनको बुलाया, एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, अपने स्नेह के साथ उनसे कारुणिक रूप से प्रार्थना की, अपील किया, और उनसे कहा अपने 5 बेटे से कि कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे नाना के श्राप के कारण, शुक्राचार्य जो तुम्हारे नाना है उनके श्राप के कारण, हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड, अचानक ही, अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक, और प्रीमेच्योरली मतलब असमय। तो कह रहा है कि जो अचानक ही और असमय ही तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप के कारण मैं बूढ़ा हो गया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉय ऑफ लाइफ, और अभी तक मैंने अपने जीवन का आनंद नहीं लिया। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज ए स्टोर फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं जानता था, नॉट नोइंग नहीं जानता था, व्हाट इज ए स्टोर कि क्या सुरक्षित रखा था, फॉर मी मेरे लिए मैं नहीं जानता था कि मेरे जो आने वाले
बहुत ही जल्दी ही मैं असमय ही बूढ़ा हो जाऊंगा श्राप के कारण, इसलिए मैंने अपने जीवन के आनंद को नहीं लिया, नहीं प्राप्त किया। आई लिव्ड अ लाइफ फॉर रेस्ट्रेंट, मैंने जो जीवन जिया हुआ वो बहुत ही संयमित तरीके से जिया। रेस्ट्रेंट मतलब होता है संयमित, तो मैंने जो जीवन जिया वो बहुत ही संयमित तरीके से जिया। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर, कानूनी रूप से, लॉफुल मतलब कानूनी रूप से, प्लेजर मतलब आनंद, कानूनी रूप से जो मुझे आनंद मिलने चाहिए थे उनको भी मैंने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। वन ऑफ यू, तुम में से किसी एक को, आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मेरे इस बुढ़ापा का बर्डन, बोझ, बर्डन मतलब बोझ, लेना होगा, सहन करना, बियर मतलब सहन करना, बियर मतलब सहन करना। तुम में से किसी एक को मेरे जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, इसके बर्डन को बियर करना होगा, सहन करना होगा। गिव हिज यूथ इन द रिटर्न, और अपनी जवानी मुझे बदले में देनी होगी। ही हु एग्री टू दिस, जो इसके लिए सहमत होगा। बेस्टो हिज यूथ, जो मेरी अपनी जवानी मुझ पे निछावर करेगा। ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वही मेरे इस राज्य का राजा बनेगा। किंगडम मतलब साम्राज्य, रूलर मतलब राजा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन फुल विगोर ऑफ यूथ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं लाइफ को एंजॉय करूं, आनंद लूं। इन फुल विगोर ऑफ यूथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ मैं अपनी जवानी को जीऊं, ये सी मेरी इच्छा है। विगोर मतलब होता है ताकत और शक्ति। आगे बढ़ते हैं। जब अपने पांचों बेटों से ये सारी बातें कहते हैं तो उसके बाद ही फर्स्ट आस्क हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग, सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं अपने पहले लड़के से, ये कहते हैं। तो पहला लड़का जो है ना, डैड सन रिप्लाइड, सबसे बड़ा वाला लड़का है जो रिप्लाई करता है, उनको जवाब देता है, कहता है, ओ ग्रेट किंग, ए महान राजा, ओमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी, ए महान राजा, इस राज की जितनी भी औरतें हैं, जितने भी नौकर हैं, विल मॉक एट मी, मॉक मतलब होता है तिरस्कार करना, ये मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं आपका बुढ़ापा अपने आप में ले लेता हूं तो इस राज्य की जितनी भी औरतें हैं, नौकर हैं, वो सब मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, आप मेरे छोटे भाइयों से पूछिए, हु आर डियरर टू यू, जो आपके लिए बहुत ही प्रिय हैं, देन माई सेल्फ, यानी मेरे से ज़्यादा प्रिय मेरे छोटे भाई आपके लिए हैं, आप उनसे पूछिए। When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से उन्होंने पूछा, ही जेंटली रिफ्यूज, तो बड़ी ही विनम्रता से उसने इनकार कर दिया, इन शब्दों के साथ, विद द वर्ड फादर, पिताजी। दूसरा लड़का उनका कहता है, पिताजी, यू आस्क मी टेक अप ओल्ड एज, आप मुझे बुढ़ापा लेने के लिए कह रहे हैं, विच डिस्ट्रॉय, जो बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है, नॉट ओनली द स्ट्रेंथ, जो कि केवल ताकत को ही बर्बाद नहीं करता, एंड ब्यूटी, सुंदरता को ही बर्बाद नहीं करता, बट ऑल्सो, जैसा कि मैंने सुना, एज आई सी, जैसा कि मैंने देखा, विजडम, बुद्धि, विवेक को भी नष्ट कर देता है। कहता है उसका दूसरा लड़का कि जब आप मुझे वो बुढ़ापा लेने के लिए कह रहे हैं पिताजी, जो क्या कर देता है, सुंदरता और ताकत के साथ साथ, जैसा कि मैंने सुना है कि वो बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। आई कैन नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो, मैं उतना ताकतवर नहीं हूं कि मैं ये कर सकूं। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं।
ये कह रहा है दूसरा लड़का, कहने का मतलब कि जो इसके कहने का सेंस है कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उनमें तो ताकत खत्म ही हो जाता है, सुंदरता भी खत्म हो जाता है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। एक भोजपुरी में हम लोग के यहाँ कहावत है ना, कहते हैं ना, बुढ़ा सठिया गया है। तो सठियाने का मतलब क्या कि जो उसकी बुद्धि जो है ना वो खत्म हो गई है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड सन रिप्लाइड, जब उन्होंने तीसरे बेटे से ये रिप्लाई के कहा तो उनका तीसरा बेटा जो है ना वो रिप्लाई करता है, उत्तर देता है कि एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड हॉर्स और एन एलिफेंट। एक बूढ़ा आदमी जो है ना वो कैन नॉट राइड अ हॉर्स, वो घुड़सवारी नहीं कर सकता, हाथी की सवारी नहीं कर सकता। हिज स्पीच विल फाल्टर, फाल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना। जब ये अपने पिता से कह रहा था तो उसका जो आवाज है वो फाल्टर कर रहा था, लड़खड़ा रहा था। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, तो ऐसी अवस्था में मैं क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं अपनी बुढ़ापा दे देता हूँ और जवानी दे देता हूँ, बुढ़ापा ले लेता हूँ, तो इस बुढ़ापे में मैं ना घुड़सवारी करूंगा ना मैं हाथी की सवारी करूंगा, तो ऐसे अवस्था में व्हाट कैन आई डू, तो मैं इस राज्य का राजा बन के ही क्या करूंगा जब घुड़सवारी नहीं करूंगा, हाथी की सवारी नहीं करूंगा। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं। आगे, द किंग ग्रीव एंग्री, अब राजा नाराज हो जाता है। वेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट हिज थ्री सन्स हैड डिक्लाइंड टू डू एज ही विश, जब उसने देखा कि जो उसके तीन बेटे उसकी इच्छा को जैसा वो चाहता था इनकार कर चुके हैं, तो ग्रीव एंग्री, एंग्री हो जाता है, नाराज हो जाता है। ही होप फॉर बेटर, वो और अच्छे की इच्छा के साथ फ्रॉम हिज फोर्थ सन, अपने चौथे बेटे के पास जाता है। टू हुम ही सेड, तब उसने कहा, उससे चौथे बेटे से कहा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ मी, अगर तुम मेरे साथ अपनी जवानी एक्सचेंज करते हो, आई शैल गिव इट बैक यू आफ्टर सम टाइम, टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बिन कर्स, जिससे मैं श्रापित हूँ। कह रहा है अभी तक यानी तीन बेटों से कहने तक एक्सचेंज की तो बात नहीं चल रही थी, जवानी देने की बात चल रही थी, वापस लौटाने की बात नहीं हो रही थी। जब तीन बेटे ने उसका इनकार कर दिया तब वो प्रपोजल अपना और बढ़ाता है और कहता है कि जब मैं कुछ दिन के बाद फिर जवानी क्या करूँगा, वापस कर दूंगा। तुम एक्सचेंज करते हो तो क्या करा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुमको जवानी ले लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ, अगर तुम अपना जवानी मुझसे एक्सचेंज करते हो, बदलते हो, आई शैल गिव इट बैक, तो मैं फिर को क्या करूँगा, वापस कर दूंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूँगा। विथ विच आई हैव बिन कर्स्ड, जिससे कि मैं श्रापित हूँ। तब उसका जो चौथा लड़का है वो क्या जवाब देता है, कहता है कि द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, माफ़ी, उसका चौथा बेटा है ना जो, वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि एज दिस वाज अ थिंग ही कुड बी नो मीन्स कंसेंट टू, कहता है कि यह जो प्रस्ताव है किसी भी कीमत पे मैं सहमत इस प्रस्ताव से नहीं हूं। वो क्षमा मांग लेता है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कहता है आगे कि एन ओल्ड मैन has to seek the help of other even to keep his body clean and a most pitiful plight, कहता है कि एक बूढ़ा आदमी, सीख मतलब होता है मांगना, सीख मतलब मांगना, हेल्प मतलब मदद। एक बूढ़ा आदमी जो होता है ना, बिना दूसरे के मदद के अपने शरीर तक को भी साफ नहीं रख सकता। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक, वो मांगता है मदद, हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की, इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, अपने बॉडी को, अपने शरीर को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए। अ मोस्ट पिटीफुल प्लाइथ, और ये जो अवस्था है ना बहुत ही दुखदाई होती है, पिटीफुल होती है। प्लाइथ मतलब अवस्था, प्लाइथ मतलब अवस्था होता है।
नो मच एज ही लव्ड हिज फादर, और ऐसा नहीं है कि जब मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कुड नॉट डू इट, लेकिन यह मैं नहीं कर सकता, मैं अपना जवानी आपको नहीं दे सकता, प्यार करता हूँ लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। गजब बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयाती वाज स्टक विद द सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ फोर्थ सन। अब अयाती जो है ना, अपने चौथे बेटे के रिफ्यूजल से, इनकार करने से वो स्टक हो जाता है, दुख से रुक जाता है, ठनक जाता है ना, स्टक अटक जाता है। ही पॉज फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, और तब कुछ समय के रुकने के बाद वो फिर सप्लिकेटेड मतलब होता है प्रार्थना करता है अपने सबसे अंतिम और पांचवें बेटे से, हु हैड नेवर एट अपोज्ड हिज विशेष, जिसने कभी भी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं गया था, पांचवा लड़का उसका। यू मस्ट सेव मी, कहते हैं पांचवें बेटे से कि जो तुमको अवश्य मुझे बचा लेना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मैंने यह बुढ़ापा पाया, विथ इट्स रिंकल्स, रिंकल्स मतलब होता है झुर्री, बूढ़े लोगों का जो चमड़ा है ना वो झूल जाता है ना, अलग अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिंकल्स। डेबिलिटी मतलब असक्षमता, ग्रे हेयर उजले बाल, एज द रिजल्ट ऑफ कर्स ऑफ शुक्राचार्य, और यह सभी परिणाम है तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप का। आई कांट बियर इट, जिसको मैं सहन नहीं कर सकता। इफ यू टेक अप अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फॉर्मिटीज, इन्फॉर्मिटीज का मतलब होता है दुर्बलता, इन्फॉर्मिटीज का मतलब दुर्बलता। कहते हैं कि इफ यू टेक अप योर सेल्फ, यदि अपने आप तुम ये जितने भी दुर्बलताएं हैं बुढ़ापा का अगर ले लेते हो, आई शैल इंजॉय लाइफ, तो मैं जीवन को इंजॉय कर लूंगा। एंड फॉर जस्ट वाइल, कुछ समय के लिए, देन गिव यू बैक योर यूथ, और फिर मैं तुम्हारी जवानी तुमको वापस दे दूंगा। रिज्यूम माई ओल्ड एज, और फिर मैं अपने बुढ़ापे में रिज्यूम हो जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ऑल इट्स सॉरो, और इसके सभी दुखों को भी मैं वापस ले लूंगा। पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। पुरु, पुरु जो है ना वो आयाती, सम्राट आयाती, इंपेरर आयाती का पांचवा लड़का है, और उस कहते हैं कि जब पुरु डू नॉट रिफ्यूज, तुम इनकार मत करना जैसे कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है। पुरु यंगेस्ट सन, पुरु जो था ना वो उसका सबसे छोटा लड़का था। मूव्ड बाय फिलियल लव, फिलियल मतलब होता है संतानीय, फिलियल मतलब संतानीय, तो पुरु जो है ना वो संतानीय प्यार के साथ आगे बढ़ता है और कहता है फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं बड़े गर्व के साथ मैं अपनी जवानी आपको देता हूँ। रिलीव यू, और आपको मुक्त करता हूँ। ऑफ द सैरो ऑफ ओल्ड एज, यानी जितने भी इस बुढ़ापा के दुख हैं उन सभी दुखों से आपको मुक्त करता हूँ। द केयर ऑफ स्टेट, और इस राज्य की जितनी भी चिंताएं हैं उन चिंताओं से भी आपको मैं मुक्त करता हूँ। बी हैप्पी, जाइए खुश रहिए। हियरिंग दिस वर्ड, ये शब्द सुनते ही आयाती बिकम अ यूथ, आयाती यंग हो जाता है, जवान हो जाता है। पुरु हु एक्सेप्टेड हिज ओल्ड एज, पुरु जिसने आयाती का बुढ़ापा एक्सेप्ट किया था, ऑफ हिज फादर रूल द किंगडम, इस पूरे राज्य पे वो रूल करता है, शासन करता है। एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउन, और बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। रिनाउन मतलब प्रसिद्धि, वो महान प्रसिद्धि प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। अयाती इंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग नॉट सेटिस्फाइड, अयाती जो है ना वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम इंजॉय लाइफ, अपने जीवन का आनंद उसने लिया, बट नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, और बाद में वो कुबेर के गार्डन में गया। कुबेर को आप लोग जानते हैं ना, जो भगवान के कोषाध्यक्ष हैं, जो ट्रेजरी है ना, ट्रेजरी के मालिक हैं वो, यानी सारे धनों के मालिक हैं, ठीक ना। स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन मेडन, कह रहा है कि जब वो कुबेर के गार्डन में गए, कुबेर के बगीचे में गए और वहाँ अप्सराओं के साथ उन्होंने बहुत वर्ष तक, बहुत सालों तक समय बिताया। After long years spent in vain effort to quench
डिजायर बाय इंडल्जेंस। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, जिस चीज की आपकी इच्छा हो ना उस चीज की प्यास बुझाना का मतलब क्वेंच, क्वेंच डिजायर मतलब इच्छा की प्यास बुझाना। इंडल्जेंस मतलब संलिप्तता। वेन मतलब होता है व्यर्थ, वेन मतलब व्यर्थ, इफोर्ट मतलब प्रयास, यानी लंबे सालों तक अपना जो समय है ना उन्होंने व्यर्थ के प्रयासों में, व्यर्थ के प्रयासों में बिताया अपने प्यास बुझाने के लिए। कहने का मतलब कि आयाती ने लेकिन कई वर्षों तक एक अप्सरा के साथ उस गार्डन में समय बिताया, लेकिन कई वर्षों तक ऐसा हो गया कि विषय लिप्तता में लीन होने की कामेच्छा मिटाने के व्यर्थ प्रयास के बाद भी जो आयाती को सत्य का भान हो गया। कहने का मतलब कि लंबे समय तक व्यर्थ, वेन इफोर्ट, व्यर्थ का प्रयास करता रहा किस चीज़ के लिए, उसमें संलिप्त होकर और अपने प्यास बुझाने के लिए, अपनी इच्छा को मिटाने के लिए वो व्यर्थ का प्रयास करता रहा सालों साल। द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, जब वो सालों साल ये व्यर्थ प्रयास करता रहा तब उसको सत्य का ज्ञान हो गया। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, और जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ तो अपने बेटे पुरु के पास वापस आता है और कहता है, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच। सेंसुअल डिजायर जो है ना वो इंद्रिय सुख, सेंसुअल मतलब इंद्रिय, इंद्रिय जो इच्छा है ना इज नेवर क्वेंच बाय इंडल्जेंस, यानी इसकी इच्छा है जो ना उसमें संलिप्त रहने से उसकी इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। यानी जिस चीज की इच्छा है आपको, आपके अंदर, तो वो अगर जितना उसमें संलिप्त रहेंगे और सोचेंगे कि जो वो इच्छा समाप्त हो जाए तो वो कभी संभव नहीं है। उसमें संलिप्तता जितनी आपकी बढ़ेगी उसकी इच्छा और आपकी बढ़ती जाएगी। तो वही कहते हैं कि जे नेवर क्वेंच, इसको दबाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता बाय द इंडल्जेंस, उसमें संलिप्त रहकर। एनी मोर देन फायर इज बाय द प्योरिंग घी इन इट, जिसमें जितना उसमें संलिप्त रहिएगा ये इसमें और क्या करेगा, आग में घी डालने का काम करेगा। यानी आग में जब घी डालेंगे तो क्या होगा, आग बढ़ेगा कि घटेगा, निश्चित रूप से आग बढ़ेगा। तो जितना इसमें संलिप्त रहिएगा उतनी आपकी इच्छा और तेज होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस, मैंने ऐसा सुना भी था और पढ़ा भी था, बट टिल नाउ, लेकिन आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन मैं तब तक यह रियलाइज या नहीं हुआ था मुझे। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, यानी कोई भी इच्छा की वस्तु, चाहे वो कॉर्न हो, अनाज हो, चाहे वो गोल्ड हो, सोना हो, चाहे वो कैटल हो, मवेशी हो, चाहे वो औरत हो, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन, कोई भी वस्तु आदमी की इच्छा की समाप्ति नहीं कर सकता, पूर्ति नहीं कर सकता। वी कैन रीच द पीस, हम लोग शांति के अवस्था में पहुंच सकते हैं बाई ओनली बाई अ मेंटल पोज, ये मानसिक अवस्था जो है ना, बियॉन्ड द लाइक एंड डिसलाइक, यानी लाइक मतलब पसंद, डिसलाइक मतलब नापसंद, यानी पसंद और नापसंद से परे जब मेंटल पोज, ये मानसिक स्थिति से ही हम शांति की अवस्था में पहुंच सकते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्रह्म, और यही जो है ना ब्रह्म की स्थिति है। यानी लाइक और डिसलाइक से जब ऊपर हम उठ जाते हैं तो हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो लाइक और डिसलाइक, पसंद और नापसंद से ऊपर उठ गए थे, तब ना उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। टेक बैक योर यूथ, अब तुम अपना जो यूथ है वो वापस ले लो। रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, और इस राज्य पे बुद्धिमता से, बुद्धि से और अच्छे तरीके से इस राज्य पे तुम राज करो, राज करो। आगे बढ़ते हैं। विद दिस वर्ड, इन शब्दों के साथ आयाती टुक बैक हिज ओल्ड एज, इन शब्दों के साथ ही आयातु जो है ना वो फिर बूढ़ा हो जाता है। पुरु हु रिजाइंड हिज यूथ, पुरु जिसने अपने यूथ का, जवानी का त्याग किया था, रिजाइन त्याग किया था, वाज मेड बाई द आयाती,
वाज मेड किंग बाय द आयाती, आयाती के द्वारा उसको राजा बना दिया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, और वो रिटायर हो गया और जंगल में चला गया। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ अटेंड हैवेंस। ऑस्टेरिटीज मतलब होता है कठोरता, आत्मसंयम, और वहाँ से रिटायर हो गया और वर्षों तक उन्होंने अपना समय बिताया बहुत ही आत्मसंयम से और कठोरता से, यानी नियमों का पालन करते हुए जंगल में उन्होंने अपना समय बिताया, और अंत में वह स्वर्गलोक को समय आने पे सिधार गए। हेवन, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्गलोक, और अंत में वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली शिक्षा जो है ना, वो उसका जो पुरु है, जो पांचवा बेटा था, उसका पिता का महान और गुणवान पुत्र था, जिसने अपनी पिता की इच्छा के लिए अपने जवानी तक को भी त्याग कर दिया। दूसरी शिक्षा कहता है कि ये जो जीवन है ना, जीवन की इच्छाएं जो है ना वो अनंत है। एक आदमी की इच्छाएं अनंत हैं, इसकी पूर्ति कभी भी कोई भी वस्तु, चाहे वो कैटल हो, मवेशी हो, कॉर्न हो, अनाज हो, चाहे वो कोई औरत हो, ये इसकी इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं कर सकता ना। जिस प्रकार आपने देखा कि राजा ने अंततः अंत में इस शिक्षाप्रद जो उद्देश्य है उसको आत्मसात किया, हृदयंगम किया, और लेखक ने जो है ना इस चैप्टर के माध्यम से राजा के जीवन वृत्त द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें नहीं समाप्त होने वाली इच्छाओं के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन पे काबू करना चाहिए, और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, और कभी भी अपने माता पिता, अपने समाज, अपना देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। और इन सब चीज़ों पे जो सेंसुअल डिजायर है, इसकी इच्छा की पूर्ति कभी भी कोई भी वस्तु नहीं कर सकता, इस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, इसके प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।